हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया। एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, उसकी मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि के बारे में हमने बात की थी हमारे पिछले वीडियो के अंदर। और पिछला टॉपिक हमारा एल्डोल कंडेंसेशन हमने स्टडी की थी। आज हम प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री में टॉपिक है आज का क्रॉस एल्डोल संघनन। तो पहले बच्चों क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्रॉस एल्डोल संघनन होता क्या है? देखिए, क्रॉस एल्डोल संघनन में हम विपरीत एल्डिहाइडों का उपयोग करते हैं, मतलब भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि हमने लिया है CH3CHO, एक एसिड एल्डिहाइड ले लिया, लेकिन इसके अलावा दूसरा जो एल्डिहाइड हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने यूज किया है CH3CH2CHO, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एथिलीन ले रहे हैं, दूसरा प्रोपेनेल ले रहे हैं, मतलब हम भिन्न भिन्न एल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं। यदि समान एल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, यदि समान एल्डिहाइड का अगर हम यूज करते हैं और क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन। लेकिन यदि हम दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों का उपयोग करते हैं और दोनों ही एल्डिहाइडों की रिएक्शन यदि क्षारीय माध्यम में करते हैं तो ये अभिक्रिया कहलाती है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया संपन्न होती है किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम में ये संपन्न होती है ये अभिक्रिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पे क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। कार्बन पे क्या आता है? धनावेश, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, और ये अल्फा कार्बन जो है, ये अल्फा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन है वो कहां जाके जुड़ जाएगा? इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ में। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ में ये क्या है? हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके साथ में? कार्बन के नेगेटिव के साथ में ऐड हो जाता है। तो उत्पाद प्यारे बच्चों हम बनाएंगे, हमारे लिए उत्पाद बन जाएगा इसमें CH3 CHOH CH3 CHO, ये उत्पाद प्यारे बच्चों बनता है हमारे लिए इसमें, और ये एल्डोल बन जाता है। इसका नाम क्या होगा? आईपीसी नाम प्यारे बच्चों हम देखेंगे। टोटल 4 कार्बन की ये चेन है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है, OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है इसमें। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जो आपको 11वीं क्लास में बताया गया, ये जो ऑर्डर होता है उसमें क्या आता है? ऊपर आता है। क्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है उसमें CHO ऊपर आता है और OH नीचे आता है। तो इनमें से एक का हम क्या करेंगे? अनुलग्न यूज करेंगे और दूसरे का क्या करेंगे? पूर्व लग्न यूज करेंगे। तो OH का क्या यूज करेंगे? पूर्व लग्न। ये कितने नंबर पर? 3 नंबर पे। नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो गया? 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल 2 मेथिल ब्यूटेनल 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल इसका नाम हो गया। दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं पहले बच्चों। तो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, एक एसीटोन ले लिया है। दूसरी अभिक्रिया हम वापस कराते हैं, इसमें भी हम क्या लेते हैं? एक कीटोन समूह लेते हैं, लेकिन ये हम ले लेते हैं ब्यूटेनोन। एक लेते हैं प्रोपेनोन और दूसरा क्या ले लेते हैं? ब्यूटेनोन। हम प्यारे बच्चों इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ब्यूटेनोन हम इसमें लेंगे। अब देखिए, विपरीत इसमें कीटोन लिए गए हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया ये है OH माइनस, मतलब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न होती है। वही हम देखेंगे कि ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। ठीक है, ये जो अल्फा कार्बन है इससे क्या जुड़ जाएगा? अल्फा कार्बन जो होता है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? अल्फा कार्बन जो किसके साथ जुड़ जाएगा? इस कार्बन के साथ में। लेकिन हाइड्रोजन जो कहां जाके जुड़ेगा? नेगेटिव के साथ में जाके जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट प्यारे बच्चों इसमें हमारा बन जाता है CH3 COH CH3 CH3 COCH3। ये प्रोडक्ट प्यारे बच्चों इसमें बन जाता है। ऐसे कैसे हम जोड़ देते हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। इस उत्पाद का नाम क्या होगा? देखिए, टोटल कितने कार्बन की चेन बन रही है? 5 कार्बन की ये चेन बन रही है। नंबर 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी समूह है, और इसको हम कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी। इसके बाद 3,4 डाइमेथिल 3,4 डाइमेथिल पेंटेन 3,4 डाइमेथिल पेंटेन। तो
4 हाइड्रोक्सी 3,4 डाइमेथिल पेंटेन का निर्माण प्यारे बच्चों इसमें कर लेते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ये हमने क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न की है। इसके बाद हम पढ़ेंगे केनिज़ारो अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं पहले बच्चों केनिज़ारो अभिक्रिया की। अब हम बात करेंगे केनिज़ारो अभिक्रिया की। केनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में हम प्यारे बच्चों आज बात करते हैं। तो केनिज़ारो रिएक्शन में जब देखिए हम क्या करेंगे केनिज़ारो अभिक्रिया में ये स्टूडेंट्स रिएक्शन में हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड HCl2। इसमें वही एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। वही एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। जैसे HCl2 है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है। जैसे C6H5CH है बेंजील्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है। जैसे इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ, इसकी भी किसके साथ करते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये अभिक्रिया संपन्न होती है। और हम देखेंगे कि इसमें जो उत्पाद बनेगा पहले तो हम देखेंगे एक एल्कोहल बन जाएगा, यहाँ 2HCl2 ले लेंगे, यहाँ 2C6H5CH, 2 मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता में पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दो इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, वो एक एल्कोहल बना देते हैं, दूसरा क्या बना देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें से हमने ले लिया CH3OH बन गया मेथनॉल। ठीक है, कार्बन कितना एक आ गया इसमें। फिर हम इसमें बनाते हैं कि लवण बनता है तो फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण ये कर देता है। इसके अंदर देखें तो इसमें बेंजील अल्कोहल बन जाएगा C6H5CH2OH और C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट का निर्माण हो जाता है। ये बेंजील अल्कोहल और ये सोडियम बेंजोएट इनका निर्माण इसमें हो जाता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का निर्माण हो गया। ओके, इसके बाद हम पहले बच्चों हम बात करते हैं आगे। ये हमने केनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में बात की है। फिर हम बात करते हैं क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया। क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया। तो क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया में देखिए पहले बच्चों हम दो विपरीत एल्डिहाइड लेते हैं। जैसे HCl2 इसमें समान एल्डिहाइड लिए गए हैं केनिज़ारो में, अब हम इसमें असमान एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो अब हम देखेंगे इनमें कि HCl2 फॉर्मल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन हम कर रहे हैं NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो देखेंगे कि जो उत्पाद बन जाएगा इसमें जो अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होता है या जो अधिक क्रियाशील होता है उसका तो इसमें क्या बन जाता है, इसमें अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल किसका बनता है, जो अधिक क्रियाशील होता है। और जो कम क्रियाशील होता है उसका क्या बन जाता है, फॉर्मेट मतलब लवण बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो फॉर्मेशन करता है एल्कोहल का, और रिएक्टिविटी यहाँ रिएक्टिविटी हाई जितनी होती है वो निर्माण करता है साल्ट का। रिएक्टिविटी मिनिमम होती है वो फॉर्मेशन करता है एल्कोहल का। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जिसकी हाई होती है वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, रिएक्टिविटी मिनिमम होती है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब आप देखोगे HCl2 C6H5CH, आप इनमें देख रहे हो HCl2 C6H5CH और NaOH। ठीक है, अब HCl2 जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, C6H5CH2 के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, बेंजील्डिहाइड के साथ इसकी हम रिएक्शन करने जा रहे हैं और ये HCl2 फॉर्मल्डिहाइड इसमें लिया जाता है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें साल्ट और एल्कोहल का पता चले तो ये जो फेनिल रिंग है C6H5 उपस्थित होता है, ये दर्शाता है -I प्रभाव। क्या दर्शाता है, -I प्रभाव, मतलब इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण से इसका क्या बन जाएगा, देखिए साल्ट बन जाएगा, मतलब C6H5COONA सोडियम बेंजोएट बन जाता है। और कम क्रियाशील उसका एल्कोहल मतलब CH3OH का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
ये अभिक्रिया कहलाती है क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों का उपयोग किया गया है जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, वो एल्डिहाइड इसमें यूज किए गए हैं। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। क्रॉस केनिजारो के बाद में हम पढ़ेंगे टिसेल्को अभिक्रिया। टिसेल्को अभिक्रिया, तो टिसेल्को अभिक्रिया में आप देखोगे कि स्टूडेंट्स ये हमने ले लिया है CH3CH2, एक अणु लेते हैं CH3CH2 का। ये अभिक्रिया संपन्न होती है एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में। ये एल्यूमिनियम एथोक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज हम करते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा लिया गया है? एल्यूमिनियम एथोक्साइड लिया गया है। ये बेंजीलिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं? 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ बेंजीलिहाइड के लिए गए हैं। अब इसमें क्या बनता है? देखिए इसमें बनता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, तो एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, एक जो CH3CH2 समूह ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगा? CH3COOH बना देगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ जो दूसरा बनेगा वो बन जाएगा एल्कोहल, मतलब CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH का निर्माण हो जाएगा, इसमें अलग एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा पहले बच्चों। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। अब ये जो दोनों बने हैं इन दोनों को वापस यूज करते हैं CH3COOH HOCH2CH3, मतलब हम एल्कोहल की अभिक्रिया वापस करने जा रहे हैं किसके साथ में? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। जल का हम बाहर निकाल देते हैं और हमारे पास बन जाता है CH3COOH5, मतलब एथिलिक एसीटेट का निर्माण हो जाता है। एथिलिक एसीटेट का निर्माण इसमें हम कर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये टिसेल्को अभिक्रिया याद करनी है। जब हम अभिक्रिया कराते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल का निर्माण करते हैं। यदि इनको पुनः अभिकृत कराया जाता है तो ये निर्जलीकृत होकर के किसका निर्माण करते हैं? एस्टर का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पहले तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक रहेगा, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं यूजेज। आपको पढ़ने के पहले बच्चों इसके एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेज है, यूजेज आप स्टडी करोगे बुक से। और इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में हमने भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इसके बारे में हमने बात की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा पार्ट जो है इस चैप्टर का, उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले करेंगे नामकरण, नोमेनक्लेचर। नामकरण में पहले जो हम पढ़ेंगे IUPAC नेम, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे इसका, फिर हम लिखेंगे सिंपल नेम, सामान्य नाम, और फिर हम लिखेंगे पहले बच्चों IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो देखिए यहां हम सीरियल नंबर लगा देते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला हम लिखेंगे इसमें HCOOH, दूसरा फॉर्मूला लिखा हमने CH3COOH, तीसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं CH3CH2COOH, नंबर 4 हम लिखेंगे, नंबर 5 लिखेंगे। तो ये सिंपल से हम फॉर्मूलेज में लिख देते हैं। सामान्य नाम का आपको देखो क्या रहेगा। सामान्य नाम के लिए, सामान्य नाम के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? जैसे सिंपल नेम के लिए क्या करना है? यदि एक कार्बन उपस्थित हो तो आपको लगाना है फॉर्म, 2 कार्बन हो तो आपको क्या लगाना है? एसिड,
3 कार्बन हो तो आपको लगाना है प्रोपियोन, 4 कार्बन हो तो आपको लगाना है ब्यूटिल, और 5 कार्बन हो तो आपको लगाना है वेलेन। लास्ट में प्यारे बच्चों आपको लगा देना है इक एसिड, क्या लगा देना है, इक एसिड और लगा देना है, ठीक है। अब देखिए NCOOH फॉर्म, एक कार्बन को क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं, इक एसिड, नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन के लिए सिंपल नेम में क्या आता है, एसिड, लास्ट में क्या लगा देंगे, इक एसिड, नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड। फिर देखेंगे हम टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 3 कार्बन हैं तो हम क्या लिख देंगे, प्रोपियोन, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, क्या लगा दिया हमने, प्रोपियोनिक एसिड। फिर 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो हमने क्या लगा दिया, ब्यूटिलिक एसिड, ब्यूटिलिक एसिड, ठीक है। फिर 5 कार्बन है पहले जो, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, देखिए वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या लगा दिया हमने, वेलेरिक एसिड हमने इसमें लगा दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC नाम में हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एल्केन पॉजिटिव ओइकम, ये हमें लिखना है, ठीक है, एल्केन पॉजिटिव ओइकम। एल्केन मतलब एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथेन, और लास्ट में क्या लगाना हमें, ओइकम, इसका क्या होता है, सफिक्स, अनुलग्न होता है, तो क्या लिख देंगे, मेथिन ओइकम, मेथेनोइक अम्ल, ये हमने लगा दिया। इसके बाद 2 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें क्या लिख देंगे हम, एथेनोइक अम्ल, क्या लिख दिया हमने, एथेनोइक अम्ल, इसमें हमने लिख दिया है, ठीक है। फिर 3 कार्बन की श्रृंखला है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, क्या लगा दिया हमने, प्रोपेनोइक अम्ल लगा दिया। फिर इसके बाद देखिए टोटल कितने हैं, 4 कार्बन की इसमें क्या है, श्रृंखला है, तो हम क्या लगा देंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल हमने लगा दिया है। नंबर 5 कार्बन की श्रृंखला तो हमने लगा दिया पेंटेनोइक अम्ल, इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हम 5 एग्जाम्पल हमने चूज किया और 5 एग्जाम्पल के बारे में हमने लिखा है। अदर एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसमें, 5 एग्जाम्पल और हम इसमें लेते हैं अलग। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, 9, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों आप देखोगे सिंपल नेम क्या होगा, ठीक है। सिंपल नेम इसका जो है, इसका सिंपल नेम यहाँ हम देखेंगे, इसमें सिंपल नेम लिखेंगे तो इसमें प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे, ठीक है, प्रोपिलीन ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। प्रोपियोन ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल, और
इसका लिए हम लिखेंगे इसका सिंपल नेम नहीं होता है क्योंकि इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसमें सिंपल नेम इसका नहीं होता है। एक एग्जांपल नंबर 8 में 2 कार्बन की चेन है, इसका जो सिंपल नेम है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 है 3 कार्बन की चेन है, इसका जो होता है मेलोनिक अम्ल। सिंपल नेम मेलोनिक अम्ल होता है प्यारे बच्चों, सिंपल नेम। अब देखिए ये जो एग्जांपल नंबर 6 लिया गया इसका आईटीसी नाम लिखेंगे। अब इसमें आप देखोगे कि ये 3 CWS समूह उपस्थित हैं और यदि हम अंकन करें तो अंकन में कोई भी 2 समूह शामिल होते हैं, न कि तीनों समूह। इसमें तीनों समूह शामिल नहीं होते हैं, केवल इसमें 2 समूह शामिल हो सकते हैं हमारे लिए। यदि हम अंकन करते हैं, कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो हमारे पास केवल 2 CWS समूह एक श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है पहले बच्चों, एक कार्बोक्सिलिक समूह को हम छोड़ नहीं सकते हैं। लगातार यदि तीनों कार्बोक्सिलिक समूह यदि चेन में शामिल हो तो हम ले सकते हैं, और नहीं होते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, तीनों को छोड़ करके हम एक चेन का चयन करते हैं। वो हमारी चेन होती है 1 2 3 3 कार्बन की चेन। तो इस 3 कार्बन की चेन में मतलब हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन। प्रोपेन लिख दिया हमने, प्रोपेन। इसके बाद 1 2 3 मतलब 1 2 3 पर क्या उपस्थित है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ओके। फिर हम एग्जांपल नंबर 7 का कैसे नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 मतलब 2 नंबर पे वह समूह है तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। फिर 2 कार्बन की चेन है, इसके लिए लिखेंगे एथेनोइक, एथेन 1 2 डाइओइक एसिड, एथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। इसके बाद हम इसके बारे में लिखते हैं तो टोटल 3 कार्बन की चेन आएगी, तो इसमें लिखेंगे प्रोपेन 1 3 डाइओइक अम्ल। प्रोपेन 1 3 डाइओइक अम्ल इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रोपेन 1 3 डाइओइक अम्ल इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसके बाद हम आगे एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 लिखेंगे CH2CWH, CH2CWH। इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 हम लेंगे, इसमें CH2CWH, CH2CH2CWH एंड CH2CWH। एग्जांपल नंबर 12 लिखेंगे, इसमें CH2CH2CWH एंड CH2CH2CWH। सामान्य नाम इसका होगा सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल। यदि कार्बन 4 है, 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है तो। इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 का नाम होगा ग्लूटारिक अम्ल, ग्लूटारिक अम्ल। एग्जांपल नंबर 12 का नाम होगा एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटारिक अम्ल और एडीपिक अम्ल का नाम होगा। अब देखिए टोटल 4 कार्बन की ये चेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 4 डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक अम्ल। फिर इसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11, तो इसमें नाम आ जाएगा पेंटेन 1 5 डाइओइक अम्ल, पेंटेन 1 5 डाइओइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है, इस लास्ट एग्जांपल का नाम हो जाएगा हेक्सेन 1 6 डाइओइक अम्ल।
हेक्सेन 1,6 डाइयोइक अम्ल, इसका नाम रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ब्यूटेन 1,4 डाइयोइक अम्ल, पेंटेन 1,5 और हेक्सेन 1,6 डाइयोइक अम्ल, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके नाम रहेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और इनको आपको याद रखना है। तो याद करने की लर्निंग ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, आपको याद करना है OMSGA। ठीक है, ये जो मैंने आपको डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बताए थे उसमें आपको याद रखना है एक ट्रिक, और ट्रिक है OMSGA, मतलब ओमसेगा। O का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड, M का मतलब होता है मेलोनिक एसिड, S का मतलब होता है सक्सिनिक एसिड, G का मतलब होता है ग्लूटारिक एसिड और A का मतलब होता है एडिपिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लर्निंग मेथड याद करनी है OMSGA। O मतलब ऑक्जेलिक, M मतलब मेलोनिक, S मींस सक्सिनिक, G मींस ग्लूटारिक और A मींस एडिपिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लर्न करने हैं। ठीक है, ये लर्निंग मेथड इसकी होती है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए आगे हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नोमेनक्लेचर मेथड, सिंपल नेम और आईपीसी नेम हमने इसमें स्टडी की है, और आगे के अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड की, निर्माण की विधियां और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे प्यारे बच्चों। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार से आप सब्जेक्ट की स्टडी करते रहिए, और आगे हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहोगे तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोस हैं आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे, और आप स्टडी आपकी कंटिन्यू जारी रख पाओगे, एग्जाम की दृष्टि से आप पे प्रिपेयर हो पाओगे। थैंक यू वेरी मच।